प्लेटफॉर्म पर शहाब, सईद और अब्बास ने एक शोर मचा रखा था। ये सब दोस्त मुझे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए थे। गाड़ी प्लेटफॉर्म को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी कि शहाब ने बढ़कर पायदान पर चढ़ते हुए मुझसे कहा, अब्बास कहता है कि घर जाकर अपनी उनकी खिदमत में सलाम ज़रूर कहना, वो तो पागल है। अच्छा खुदा हाफिज। ने उन अलीगी दोस्तों से पीछा छुड़ाते हुए ये अल्फाज जल्दी में अदा किए और शहाब से हाथ मिलाकर दरवाजे बंद करने के बाद अपनी सीट पर बैठ गया। अलीगढ़ और इसकी हसीन अलमी फिजा जिस्म में उस से कुछ अरसा पहले सांस ले रहा था, अब मुझसे एक तवील अरसा के लिए दौड़ हो रही थी। मेरा दिल सख्त मगमूम था। शहाब अगरचे कॉलेज में बहुत तेनून गाफ करता था, मगर इससे जुदा होने का मुझे अब एहसास हुआ जब मैंने दफता ख्याल किया कि अमृतसर में मुझे इस ऐसा दिलचस्प दोस्त मैसर ना आ सकेगा। उसी ख्याल के गम अफजा असर के तहत मैंने सर को जुम्बिश देते हुए और इस अमल से गोया अपने जहन से इस तारीकी को झटकते हुए जेब में से सिगरेट की डब्बी निकाली और इसमें से एक सिगरेट निकालकर उसको सुलगाया और इत्मीनान से निशस्त पर ठिकाने से बैठकर अपने सामान का जायजा लिया और फिर अपने साथी की तरफ जो सीट के आखिरी हिस्से पर बैठा था पीट करके सिगरेट से धुएं के चिले बनाने की बेसूद कोशिश में मसरूफ हो गया। मैं बिल्कुल खाली अलजहन था। मालूम नहीं क्यों सिगरेट का धुआं जिसको मैं अपने मुंह से छिलन की सूरत में निकालने की कोशिश करता था, हवा के तुनत जौनकुन की ताबना लाकर खिड़की के रास्ते किसी तिरकती हुई रकासा की तरह तरफ कर बाहर निकल रहा था। मैं बहुत अरसा तक सिगरेट के इस लर्जन धुएं को बड़े गौर से देखता रहा। ये रक्स की एक तकमील थी। रक्स की तकमील, ये अल्फाज दफता मेरे दिमाग में पैदा हुए और मैं अपने इस उछूते ख्याल पर बहुत मसरूर हुआ। क्या मैं पागल हूँ? गाड़ी प्लेटफॉर्म को छोड़कर खुले मैदानों में दौड़ रही थी। आहनी पटरियों का बिछा हुआ जाल बहुत पीछे रह गया था। पथरीली रविश के आसपास उगे हुए दरख्त एक दूसरे का ताक़ुब करते मालूम होते थे। मैं रक्स की तकमील और उन दरख्तों की भाग दौड़ का मुशाहिदा कर रहा था कि उन हैरानकिन अल्फाज ने मुझे चौंका दिया जो गालिबन मेरे इस हमसफर ने अदा किए थे, जो सीट के आखिरी हिस्से पर कोने में बैठा था। इसने यकीनन ये अजीब सवाल मुझसे ही पूछा था, क्या आप मुझसे दरियाफ्त फरमा रहे हैं? जी हाँ, क्या मैं पागल हूँ? उसने एक बार फिर मुझसे दरियाफ्त किया। ट्रेन की रवानगी पर जब मैंने शहाब से ये कहा था, वो तो पागल है। अच्छा खुदा हाफिज। तो शायद इस शरीफ आदमी ने यह ख्याल कर ली था कि मैंने उसी को पागल कहा है। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा और निहायत मोदबाना लहजा मैं कहा, आपको गलत फहमी हुई है हजरत। गाड़ी चलते वक्त शायद मैंने अपने किसी दोस्त को पागल के नाम से पुकारा था। वो तो है ही पागल। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको ख्वाह मखुआ तकलीफ हुई। ये माकूल दलील सुनकर मेरा हम सफ़र, जो गालिबन कुछ और कहने के लिए ज़रा आगे सरक रहा था, खामोश हो गया। ये देखकर मुझे एक गुना इत्मीनान हुआ कि मामला नहीं बढ़ा। इत्तिफाक से मेरी तबीयत कुछ इस कस्म की वाक़ई हुई है कि उमूमन नकमी से नकमी बातों पर तैश आ जाया करता है। चूँकि इससे कबल कई मरतबा दौराने सफ़र में मेरा मुसाफिरों से झगड़ा हो चुका था और मैं इसके तल्ख नताइज से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए लाजमी तौर पर मैं इस मामला को इतनी जल्दी बखैर वाओ खूबी अंजाम पाते देखकर बहुत खुश हुआ। चुनांचे मैंने इस मुसाफिर से खुशगवार ताल्लुकात पैदा करने के लिए इससे ऐसे ही गुफ्तगू शुरू की। रस्मी गुफ्तगू जो आमतौर पर गाड़ियों में मुसाफिरों के साथ की जाती है। आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? मैंने उससे दरियाफ्त किया। मैं ये कहते हुए वो कोने से सरकता हुआ उठकर मेरे मुकाबला वाली सीट पर बैठ गया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप कहाँ उतरेंगे? मुझे काफ़ी तवील सफ़र करना है। अमृतसर जा रहा हूँ। अमृतसर? जी हाँ, मुझे ये शहर देखने का कई मरतबा इत्तिफाक हुआ है। अच्छी बारोनक जगह है, कपड़े की तिजारत का मरकज़ है। क्या आप वहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं? जी हाँ, मैंने झूठ बोलते हुए कहा, क्योंकि इसका सवाल मेरे नज़दीक बहुत गैर दिलचस्प था। इसके अलावा मुझे अंदेशा था कि अगर मैंने अपने हम सफ़र से ये कहा होता कि मैं अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो वो कॉलेज की दिलचस्पियों, इसकी इमारत और इसके खुदा मालूम किन किन हिस्सों और शुबों के मुतालिक मुझ पर सवालात की बौछार शुरू कर देता। इससे कबल मेरे साथ इस कस्म का वाक़या पेश आ चुका था, जब मेरे एक रफ़ीक सफ़र ने सवाल पूछे रात की नींद मुझ पर हराम कर दी थी। कौन से कॉलेज में? मेरे ख्याल में वहाँ कई कॉलेज हैं, इसने मुझसे दरियाफ्त किया। मैंने झट से जवाब दिया,
खालसा कॉलेज में। अच्छा, वही जो एंडरसन ने तामीर कराया है। एंडरसन ने? मगर वो सिखों का कॉलेज है हजरत। मैंने हैरान होते हुए कहा, मुझे मालूम है मिस्टर, ये एंडरसन सिख हो गया था ना। आपने गालिबन सिख हिस्ट्री का मुताला नहीं किया शायद। ये कह मैंने गुफ्तगू को दिलचस्प ना पाते हुए मुंह मोड़ लिया और खिड़की से बाहर की तरफ देखना शुरू कर दी। गाड़ी अब यूपी के वसी मैदानों में दंदनाती हवाई चली जा रही थी। लोहे के पहियों की वजनी झुनकार और चौबी शहतेरों की खिटखिट फिजा में एक अजीब यकाहंग शोर बरपा कर रही थी। इस शोर की सदाए बाज़गशत ने आसपास के दौड़ते हवाई खंभों और दरख्तों से टकरा कर शाम की खुनखार में एक अरताश पैदा कर दी था। मैंने ऐसे ही खिड़की में से अपना बाजू बाहर निकाला। मुंह जोर गाड़ी की तेज रफ्तार की वजह से हवा के जबरदस्त धक्के ने मेरे बाजू को रेला देकर पीछे दबा दिया। मैंने ठंडी हवा के इस दबाव को बहुत प्यारा महसूस किया। चुनांचे में खेल में मसरूफ हो गया और अपने हम सफ़र और इसकी गुफ्तगू को बिल्कुल भूल गया। हवा के दबाव की दलनवाजी बहुत मसरूर किन थी। थोड़ी देर के बाद मैं अपने उस खेल से उकता गया। दरअसल बार बार हुआ को चरने से मेरा बाजू थक गया था। अब मैंने मुड़कर मैदानों की वसत का नज़ारा करना शुरू कर दी। डूबते हुए सूरज की सुर्ख आतिशी सुर्ख किरणें मैदान के गढ़ों में बारिश के जुमा शुदा पानियों पर जरनगारी का काम कर रही थीं। ऐसा मालूम होता था कि खाकस्तरी जमीन के सीने पर किसी ने बड़े बड़े आईने आवेज़न कर दिए हैं। बिजली के तारों और खंभों पर नीलकंठ और अबाबेलें पदक रही थीं। ये मंजर बहुत सुहाना था। क्या मैं पागल हूँ? इन अल्फाज ने एक बार फरान रंगों को मुंतशिर कर दी जो मेरे दिल व दिमाग पर एक निहायत ही प्यारी तस्वीर खींच रहे थे। मैं चौंक पड़ा। मेरे उसी हम सफ़र ने मुझसे ये सवाल दरियाफ्त किया था। मैं मुड़ा। वो मेरी तरफ मुस्तफसराना निगाहों से देख रहा था, ये ख्याल करते हुए कि शायद मेरे कानों को धोखा हुआ है। मैंने इससे कहा, क्या इरशाद फरमाया आपने? वो एक लम्हा खामोश रहा और फिर अपने सर को झटकते हुए कहा, कुछ भी नहीं, शायद आप ना बता सकेंगे। अब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। इसकी उम्र गालिबन 20-22 बरस के करीब होगी। दाढ़ी कमाल सफाई से मोनडी हुई थी। इसके गाल गोश्त से भरे हुए थे। उनकी मोटाई में बहुत खफीफ सा फर्क था जो सिर्फ मुझ ऐसा बारीक भी ही देख सकता है। बाल जिनमें से किसी अच्छे और बढ़िया तेल की खुशबू आ रही थी, पीछे की तरफ कंघी किए गए थे जिससे उसकी पेशानी बहुत कुशादा हो गई थी। वो मामूली कस्म के कश्मीरे का कोट पहने हुए था। कलफ शुदा कॉलर कमीज के साथ लगा हुआ था मगर टाई मौजूद ना थी। ये मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि वो फिर बोला, मैं आपसे कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूँ। मैं इसके राजदाराना लहजा से बहुत मुतहिर हुआ। आखिर वो मुझसे क्या दरियाफ्त करना चाहता है? ये ख्याल करते हुए मैंने झुककर गोया इसके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होकर कहा, बसत शौक फरमाइए, क्या मैं पागल हूँ? मेरी हैरत और भी बढ़ गई। मैं समझ ना सका कि जवाब क्या दूँ। आप ही फरमाइए। मैं इस शख्स को क्या जवाब दे सकता था जो बज़ाहिर निहायत ही होशमंद इंसान मालूम होता था, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह। आप मैंने ततलाते हुए कहा, हाँ मैं। आप फरमाइए ना। इसने बड़ी संजीदगी से मुझसे दरियाफ्त किया, मगर क्यों? आप बड़े होशमंद इंसान हैं। आप अपनी राय मुरतब करने में जल्दी से काम ना लीजिए, फिर गौर फरमा कर जवाब दीजिए, क्या मैं वाकई पागल हूँ? इसमें गौर करने की बात ही कोई ना थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने हम सफ़र के चेहरे की तरफ गौर से देखना शुरू किया। दरअसल मैं दो चीज़ें मालूम करना चाहता था। ओला ये कि कहीं वो मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा। सानिया ये कि शायद उसके चेहरे का उतार चढ़ाव जाहिर कर दे कि वो सचमुच पागल ही है। मैंने अपने एक दोस्त से सुना था कि आमतौर पर पागलों की आंखों में सुर्ख डोरे उभरे होते हैं, मगर वो आंखें जो मेरी तरफ देख रही थीं गैर मामूली तौर पर सफ़ेद थीं। ऐसा मालूम होता था कि वो सफ़ेद चीनी की बनी हुई हैं। मैं कुछ मालूम ना कर सका। आपको किसी ने बहुत गलत तौर पर शक में डाल दिया है। ये कहते हुए मैंने ख्याल किया कि शायद किसी डॉक्टर ने उसको वहम में डाल दिया है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि आजकल के सस्ते और जाहिल डॉक्टर बगैर सोचे समझे नबज़ा पर हाथ रखकर किसी को दीदा, किसी को मदकोक और किसी को ज़ोफ़ा का मरीज ठहरा देते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, मगर आपको कतई तौर पर यकीन है कि मैं वाकई पागल नहीं हूँ? इसने कहा, कतई तौर पर। जिस शख्स ने आपको इस वहम में मुब्तला किया है
میرے خیال میں وہ خود پاگل ہے۔ خیر وہ تو پاگل نہیں، اچھا بھلا ہے۔ وہ کون بزرگ ہیں؟ میرا اپنا باپ۔ آپ کا باپ؟ جی ہاں۔ وہ کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں، حالانکہ میں خود اس قسم کی کوئی علامت نہیں پاتا۔ آج سے 1 سال قبل اس کی نظروں میں پاگل نہ تھا، لیکن جون ہی میری شادی ہوئی میرے باپ نے یہ کہنا شروع کر دی کہ موہن دیدہ ہے۔ چنانچہ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ سسرال والوں نے ڈر کے مارے اپنی لڑکی کو گھر بلوا لیا۔ اب وہ اس کو میرے حوالے نہیں کرتے۔ یہ کس قدر رنج افزا بات ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ 10-15 دن بھی بسر کرنے میسر نہیں ہوئے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ واقعتاً وہ بہت مغموم ہے۔ میں بھی بہت متاثر ہوا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے باپ نے اسے خواہ مخواہ پاگل بنا کر اس کی زندگی کیوں تلخ کر دی ہے۔ مگر آپ کے والد صاحب نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں نے اس کی داستان میں گہر یہ دلچسپی لیتے ہوئے کہا، مسٹر، وہ یہودی ہے، پکا یہودی۔ اس کو صرف اپنے طلائی سکوں سے غرض ہے اور بس۔ میں اس کے خون کا ایک حصہ ہوں، مگر یہ چیز اس کے دل پر اثر نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اس نے مجھے پاگل بنایا ہے تو اس میں بھی کوئی بڑا راز مضمر ہے۔ وہ اس قدر نفس پرست ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جائیداد اس کے اپنے لڑکے کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ دیکھیے، میں نے 3 سال ہوئے بھی پاس کیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں کوئی نوکری حاصل نہیں کر سکا ہوں، مگر میرے باپ کو یہ تو چاہیے کہ وہ مجھے اچھا خرچ دے۔ یقینا میں نے پرزور تائید کی، لیکن وہ مجھے صرف 5 روپے ماہوار دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے میرے شباب کی تمام رنگینیوں پر اپنی ہوس برستیوں کی سیاہی الٹ دی ہے۔ میں آگرہ میں پڑا ہوں، میری بیوی دہلی میں ہے۔ میرے اس یہودی باپ نے میرے اور اس کے درمیان ایک خلیج حائل کر دی ہے۔ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے، مگر وہ مجبور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجھے پاگل سمجھتی ہو۔ اب میں اس کا فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی 3 پتلونیں اور 3 کوٹ بیچ دیے ہیں۔ اب میں دہلی جا رہا ہوں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ آپ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں؟ میں نے اس سے دریافت کیا۔ جی ہاں، میں گھر میں بغیر اجازت لیے داخل ہو جاؤں گا اور وہاں سے اپنی بیوی کو لیے بغیر ہرگز نہ ٹلوں گا۔ اگر امی پاگل ہوں تو ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ سوشیلا، یہ کہتے ہوئے ذرا سا جھنک گیا، میرے ساتھ چلنے کو تیار ہوگی۔ میں نے اس کے لیے نمائش میں سے ایک اونی سویٹر خریدا ہے، وہ اس کو یقیناً پسند کرے گی۔ کیا آپ اسے دیکھنا پسند فرمائیں گے اگر آپ کو ٹرنک وغیرہ کھولنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے؟ میں نے جواب دیا، نہیں صاحب، یہ تو میں نے قمیض کے اندر خود پہن رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کوٹ اتار دیا، پھر قمیض کو پتلون کی گرفت سے آزاد کر کے اس نے اسے بھی اتار دیا۔ وہ واقعی ایک رنگ برنگی فیتوں والا زنانہ سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ کیا آپ کو پسند ہے؟ یہ میں نے اس لیے پہن رکھا ہے کہ اگر سوشیلا نے اس کو لینے سے انکار کر دی تو میں اسے پہنے ہی رہوں گا۔ اس زنانہ سویٹر میں وہ کس قدر عجیب معلوم ہوتا تھا۔